हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है संधि का। जी दोस्तों, आपने अधिकतर कोचिंग सेंटर पे पढ़ा होगा संधि की परिभाषा कि दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह संस्कृत में पढ़ा हुआ दो वर्णों मेलनम संधि। दोस्तों यहाँ तक आपकी परिभाषा सही है, लेकिन अगर मुख्य रूप से सामान्य रूप से इसका का अर्थ समझा जाए, संधि का मतलब होता है कि जब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि जब दो राजा महाराजा जब झगड़ा करते थे, आपस में लड़ाई करते थे, और उसके बाद में उनके बीच में जो मित्रता होती थी उसका नाम होता था संधि। जैसे कि जब एक इस तरफ का राजा और एक इस तरफ का राजा आपस में झगड़े, ठीक है, जब वो दोनों आपस में संधि करेंगे तो एक तो यहाँ पे ये दुश्मन है, ये भी दुश्मन है। जब ये संधि करेंगे तो इनका दुख नया रूप बन के आएगा, मित्र बन के। यहाँ पे दोनों क्या थे? शत्रु थे। दोनों क्या थे? शत्रु थे। लेकिन दोनों में जब संधि हुई तो नया शब्द बन के क्या है? मित्र। अब इसी को अगर आप संधि की परिभाषा के रूप में समझो कि दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे आप क्या कहोगे? संधि। ठीक है। अब दो वर्ण को मेल, दो वर्ण कौन से हुए? एक तो ये और एक ये। ठीक है। इनके परस्पर मेल से, इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो रहा, आपका जो विकार कौन सा उत्पन्न हुआ? मित्र का। ठीक है। तो ये जो विकार उत्पन्न होता है वो आपका क्या कहलाएगा? संधि। लेकिन जब ये मित्रता, ये विकार उत्पन्न नहीं होगा, तब वो क्या कहलाएगा? आपका संयोग कहलाएगा। मात्र क्या कहलाएगा? एक संयोग। तो संधि की परिभाषा क्या होगी आपकी? द्वयो वर्णयो मेलनम संधि। दोस्तों, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट संधि का सूत्र, जिसको परिभाषा कह सकते हैं परः सन्निकर्ष संहिता। दोस्तों यहाँ पे एक संहिता शब्द नया है। संस्कृत में इस संहिता को क्या कहा जाता है? संधि। क्या कहेंगे अपन दोस्तों? संधि। संहिता का दूसरा नाम क्या है? और संधि का दूसरा नाम क्या है? संधि। संधि का दूसरा नाम संहिता। तो पर का अर्थ है कि जब दो वर्णों में सन्निकर्ष का मतलब अत्यधिक समीपता हो। क्या हो? समीपता। वो आपकी क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। ठीक है। और जब इनमें क्या हो, अपन बात की थी पहले नेक्स्ट में विकार। ध्यान देना दोस्तों, अगर आप किसी दो वर्णों को मिला रहे हो और अगर उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता तो वो आपका क्या कहलाएगा? संयोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझे ना, तो जैसे एक स्वयं शब्द है, स्वयं प्लस एव, अगर आप यहाँ पे संधि करोगे तो शब्द क्या बनेगा? स्वयं एव। लेकिन यहाँ पे संधि नहीं हुई दोस्तों। क्या हुआ? संधि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म में ए मिला तो यहाँ पे इन दोनों का संयोग हुआ। क्या हुआ दोस्तों? संयोग हुआ। तो यहाँ पे आपका क्या बना? स्वयं। तो जब कोई विकार उत्पन्न होता है तब वहां पे क्या होगी? आपकी संधि होगी। बात करते हैं हम संधि के भेदों के बारे में। संधि के भेद, संधि के भेद। अब इसमें भी मत अलग अलग प्रकार के। संस्कृत व्याकरण में संधि को पंच प्रकरण कहा गया। संस्कृत व्याकरण में संधि के 5 प्रकरण मान लो, इसको क्या कहा गया? पंच प्रकरणम। पंच प्रकरणम। ठीक है। नंबर 1 अच संधि, नंबर 2
प्रकृति भाव, नंबर 3 हल संधि, नंबर 4 विसर्ग संधि, नंबर 5 पे है स्वादि। इन्हीं को पंच प्रकरणम कहा गया, स्वादि संधि। ठीक है दोस्तों, ये किसका मत था? एक प्राचीन व्याकरणाचार्य हुए जिनका नाम था भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित, जिनकी पुस्तक का नाम था व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। इस पुस्तक के आधार पे इन्होंने संधि के कितने भेद माने? 5 भेद माने। कितने भेद माने? 5। इसीलिए इनका क्या कहा? पंच प्रकरण। लेकिन एक आचार्य और हुए जिनका नाम था वरदराजाचार्य, जिनकी पुस्तक का नाम था लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। इन्होंने इस पुस्तक में क्या किया कि जो 5 संधि के भेद माने थे, जो अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादि, इन्होंने क्या किया कि प्रकृति भाव को अच संधि में मिला दिया और स्वादि संधि को विसर्ग संधि में मिला दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ कि इसके 3 भेद हो गए। कितने? वरदराजाचार्य के अनुसार संधि के 3 भेद। कौन कौन से? अच संधि, जिसे आप स्वर संधि भी कहते हो, जिसमें इन्होंने कौन सी संधि को मिलाया था? प्रकृति भाव को। दूसरी है हल संधि, जिसे आप विसर्ग संधि भी व्यंजन संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि। तीसरी है विसर्ग संधि, जिसमें इन्होंने स्वादि संधि का मिलान किया था, स्वादि संधि। तो इस प्रकार संधि के 3 भेद हुए, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों अब बात करते हैं हम अच संधि के भेदों के बारे में। अच संधि किसे कहते हैं? अच संधि दोस्तों क्या होगा कि 2 स्वर परस्पर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे अच संधि कहेंगे। क्या होगा कि प्लस के इस तरफ, ये जो प्लस धन का निशान, इस तरफ भी आपका क्या होगा? स्वर होगा, इस तरफ भी स्वर होगा। जैसे इधर अ है तो इधर भी अ वर्ण होगा, समान स्वर। ठीक है, अगर इधर अ है और इधर भी ए वर्ण भी हो सकता है या ई वर्ण भी हो सकता है। तो क्या होगा कि दोनों तरफ स्वर होना जरूरी। तो वहां पे क्या होगी? आपकी अच संधि या स्वर संधि होगी। क्या होगी? स्वर संधि। ठीक है, अब बात करते हैं स्वर संधि के भेदों के बारे में। स्वर संधि भेद। स्वर संधि के सामान्य रूप से 8 भेद माने। कौन कौन से दोस्तों? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2
गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि। नंबर 5 अयादि संधि। जो सामान्य रूप से ये पांचों इंपॉर्टेंट संधियां होती हैं और अलग से और भी होती हैं। पररूप संधि, सेवन में पूर्व रूप संधि, आठवें नंबर पे प्रकृति भाव संधि। दोस्तों हम अध्ययन करेंगे इन 5 संधियों के बारे में, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि। दोस्तों इनको अगर सामान्य रूप से समझा जाए तो इनका एक शॉर्ट ट्रिक यही है कि इनके फॉर्मूले, जिससे संस्कृत का सूत्र चल अकह सवर्ण ने दीर्घ। ये कहता है कि दोनों प्लस के दोनों तरफ समान स्वर होना चाहिए। अ इधर भी अ तो इधर भी अ होना चाहिए, ठीक है। या इधर ई है तो इधर भी ई होना चाहिए, या इधर उ है तो इधर भी उ होना चाहिए। ये कहता है समान वर्ण होना चाहिए, अकस वर्ण दीर्घ। गुण संधि की बात करें जिसका सूत्र चलता है अधेंग गुण, जो ये कहता है कि अ या आ के बाद अगर ई हो या उ हो या री हो तो इनके स्थान पे बदल जाते हैं। क्या इन दोनों ई और है और या ई और आ और ई दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ए बनेगा, और आ प्लस उ बन के ओ बनेगा, और अ और री बन के अर बनेगा। इस तरह गुण संधि के ये फॉर्मूला चलते हैं। बात करते हैं वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश जो ये कहता है कि अ या आ के बाद क्या हो, ए या ओ हो, तो इनके स्थान पे क्या हो जाता, आई या औ हो जाएगा। क्या होगा? आई और औ हो जाएगा। बात करते हैं यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणची। इको यणची यह कहता है इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता। अब इक का अर्थ होता कि दोस्तों इस सूत्र को अगर अपन यहां समझते हैं, क्या है? इको यणची। इक के स्थान पर यण आदेश, ठीक है। इक स्थान है यण आदेश शात अची पर है। अची का अर्थ अच के मतलब समान स्वर या असमान स्वर, कोई सा भी स्वर हो सकता है, लेकिन स्वर होना जरूरी। अर्थात कि प्लस के इस तरफ असमान स्वर होंगे, असमान स्वर। इसकी बात करें हम, यण संधि की बात कर रहे हैं। असमान स्वर होंगे और प्लस के इस तरफ एकम का मतलब होता ई उ री उलरी। माहेश्वर सूत्रों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्र के बारे में ई उ रील री के स्थान पर एक प्रत्यार के अनुसार यण प्रत्यार हो जाएगा। यण का मतलब होता है य व र और ल। ठीक है दोस्तों, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया यण संधि का, तो आप यण संधि के कोई सा भी एग्जाम्पल होगा आप उसको गलत नहीं कर पाओगे। इनको विस्तृत रूप से अगले अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बात करते हैं हम अयादि संधि की। अयादि संधि, इसका भी एक सूत्र है एचो य वायाव। दोस्तों अगर आपने ये सूत्र याद कर लिया एचो य वायाव, तो आपको अयादि संधि भी बड़े आसानी से याद हो जाएगी। ये भी इसी तरह से चलता है। ये कहता है एच, एच का अर्थ होता है ए ओ आई औ हो, प्लस के इस तरफ, और प्लस के इस तरफ क्या हो, असमान स्वर हो, असमान स्वर। तो इस ए के स्थान पर आई हो जाएगा और इस ओ के स्थान पर अब हो जाएगा,
और इस आई के स्थान पे आय हो जाएगा, और इस औ के स्थान पर आ हो जाएगा, औ के स्थान पर आ। जैसे एक शब्द समझते अपन एग्जाम्पल के तौर में, जैसे शब्द है नयन, शब्द नयन। इस नयन शब्द में क्या होगा दोस्तों, आपके आई आ रहा है, स्वर सुनाई दे रहा होगा आपको, आई है नय। तो आपको यहाँ पे देखना आई कहाँ है, यहाँ आया, तो इस आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए मिल जाएगा। तो न में क्या मिला, ए, तो ने बना, और फिर य में से अ निकला तो क्या बचा, अ न। जैसे शब्द है पवन, पवन, इस पवन में देखो अव की साउंड आ रहा है, अव। तो यहाँ पे देखना आपको अव यहाँ है, तो इस प में ओ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, पो प्लस अन। इस प्रकार आपको अयादि संधि के एग्जाम्पल भी आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों इस पूरी संधि को विस्तृत रूप से एक एक करके समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें सर्वज्ञान एकेडमी को। धन्यवाद।